जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स जिसका सिलेबस है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह यूनिवर्सिटी में जिसमें एग्ज़ाम हुआ है, किसी बच्चे ने भेजा है, इसको सॉल्व करके आपको अपलोड कर दिया जा रहा है, जिससे आपका फ़ायदा होगा कि किस प्रकार के प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक अधिक पूछे जा रहे हैं। आप विश्वास रखिए, यह जो पेपर आपके सॉल्व कराए जाते हैं उनमें से सीधे सीधे लगभग आपको 20 से 25 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से देखें, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनें और एक प्रकार से रट लें, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस की नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपका हर एक सब्जेक्ट लगभग हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी सभी का सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाता है और सभी क्लासेस के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसलिए चैनल पर बने रहें। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सभी क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको कम समय में पूरा पेपर आपका सॉल्व कराया जाएगा, क्योंकि यह जो पेपर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला प्रश्न है, मनोविश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? मनोविश्लेषण के प्रवर्तक कौन थे? फ्रायड महोदय थे। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा प्रश्न, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्सोना का अर्थ है। पर्सोना का क्या अर्थ होता है? पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारा चौथा प्रश्न है, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा था? उन्होंने कितनी अवस्थाओं में बांटा था? ऑप्शंस हैं आपके 8, 6, 5, 4। उन्होंने 8 अवस्थाओं में बांटा था। किसने? एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास को कितनी अवस्थाओं में? 8 अवस्थाओं में बांटा हुआ था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अहम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अहम जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वह वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न है, शेल्डन के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटबॉल खिलाड़ी के प्रकार को सबसे अच्छा वर्णित करता है? कौन सा एक प्रकार है शेल्डन के सिद्धांत में जो फुटबॉल के खिलाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से वर्णित करता है? वह है मिसोमॉर्फ, जो है वह एक प्रकार से फुटबॉल खिलाड़ी के प्रकार को बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषित करता है। अगला प्रश्न है, एक शील गुण जो व्यक्तित्व को इतना ज़्यादा प्रभावित करता है कि व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य उससे प्रभावित रहता है, वह कौन सा शील गुण है जिससे एक प्रकार से वह प्रभावित रहता है? तो वह कौन सा शील गुण है? कार्डिनल शील गुण जो होता है उससे प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न हम देखेंगे, व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत में शामिल है। व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत में खुलापन एक प्रकार से शामिल है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है, संचार एक निरंतर चलने वाली क्या है? संचार एक निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। 10वां प्रश्न हम देखेंगे, 10वां प्रश्न है, संचार में संदेश के संप्रेषण को कौन प्रारंभ करता है? संचार में संदेश के संप्रेषण को कौन जो है वह प्रारंभ करता है, अर्थात शुरुआत कौन करता है? तो वह कौन होता है? प्रेषक जो होता है वही एक प्रकार से जो संदेश भेजता है, मतलब भेजने वाला जो होता है वही एक प्रकार से उसकी शुरुआत करता है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, संचार जो है कौन से कौशल का एक भाग है? संचार जो है वह सॉफ्ट कौशल का एक भाग है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में एक बाधा है? प्रभावी संचार के लिए सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? वह बाधा कौन सी है? सांस्कृतिक भिन्नता जो है वह संचार में एक बाधा के रूप में जानी जाती है। अगला हम देखेंगे 13वां प्रश्न है हमारा, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक संदेश के स्रोत द्वारा उपयोग किए गए प्रतीकों का विश्लेषण करता है। कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो ग्राहक संदेश के स्रोत द्वारा उपयोग किए गए जो प्रतीक हैं, जो प्रतीक उन्होंने सिंबल उन्होंने अपने एक प्रकार से संदेश में बनाया है, उसको विश्लेषण करने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? वह होती है डिकोडिंग। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना के उद्देश्य से विचारों, भावनाओं, सुझावों, आदेशों आदि की विषय वस्तु है? यह हो जाता है आपका संदेश। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, संदेश को सूचना प्रतीकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूचना प्रतीकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहती है एनकोडिंग कहलाती है, और उसको जब हम विश्लेषित करते हैं उन कोडों को तो वह क्या कहलाती है? डिकोडिंग कहलाती है। हमने ऊपर प्रश्न में देखा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सूचना में अर्थ संबंधी बाधा
का एक सामान्य रूप नहीं है? क्या सूचना में अर्थ संबंधी बाधा का एक सामान्य रूप कौन सा नहीं है? इसका हम देखेंगे आंसर। हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे अस्पष्टता तथा शब्दों को बहुविश्लेषण, सांस्कृतिक संदर्भों में भिन्नता, तीसरा ऑप्शन है तकनीकी शब्द जाल तथा विशिष्ट शब्दावली, और चौथा ऑप्शन है व्याकरण त्रुटियां तथा खराब वाक्य संरचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तकनीकी शब्द जाल तथा विशिष्ट शब्दावली जो है वह सामान्य रूप में नहीं है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, एक शिक्षक विमर्श तथा रिपोर्टिंग के लिए एक प्रसंग प्रदान कर छात्रों को 6 समूहों में बांट देता है। इस संबंध में उसकी युक्ति का वर्णन करने के लिए किस प्रकार की संरचना प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी? सबसे अच्छी कौन सी संरचना प्रणाली, संचार प्रणाली कौन सी सबसे अच्छी रहेगी? तो वह है ट्रांसैक्शनल जो है मॉडल, वह सबसे अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से संचार द्वारा प्रोन्नत होने वाले कौशलों को पहचानिए। तो इसमें हमें संचार द्वारा प्रोन्नत होने वाले कौशलों को पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है पढ़ना तथा सुनना, दूसरा ऑप्शन है सुनना तथा सहायता करना, तीसरा है सहायता करना तथा बोलना, और चौथा है बोलना तथा लिखना। इसमें प्रोन्नत होने वाली कौन सी कौशल हैं इसको हमें पहचानना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, अर्थात पहला और चौथा पढ़ना तथा सुनना, बोलना तथा लिखना, ये दोनों हमारे प्रोन्नत होने वाले कौशलों की पहचान में आते हैं। 19वां प्रश्न है संचार प्रक्रिया में जब प्रेषक तथा ग्राहक संदेश भेजने तथा प्राप्त करने की अपनी भूमिकाओं को आपस में बदल देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रांसैक्शनल मॉडल। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में एक तरीका संचरण है? एक प्रकार से किसका संचरण है? तर्क संचरण। तर्क संचरण कौन सा माना जाता है? वह है लीनियर मॉडल जो है वह तर्क संचरण माना जाता है। अगला है संचार में एंट्रोपी के सम प्रत्यय को जिस रूप में प्रयोग किया जाता है वह किससे संबंधित है? वह एक प्रकार से आदेश से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है कथन एक स्वस्थ कक्षा वातावरण में प्रभावी संचार को सदैव शिक्षक द्वारा स्पष्ट प्रत्यय व्याख्या तथा सूचना प्रदान करने पर प्राथमिक रूप से केंद्रित होना चाहिए। दूसरा क्या है कथन, इसमें है गहन सीखना तथा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक केंद्रित निर्देशों तथा छात्र छात्र अंतःक्रियाओं तथा विचार को मुक्त आदान प्रदान करना चाहिए। अब हमें इसमें ऑप्शन क्या मिले हैं? कथन 1 व 2 दोनों सही, कथन 1 व 2 दोनों गलत हैं, और तीसरा है कौन सा है? कथन 1 सही परंतु कथन 2 गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि हमारा कथन 1 जो है वह सही है और कथन 2 हमारा जो है वह गलत है। हम अगला प्रश्न देखेंगे 23वां नंबर प्रश्न हमारा है संचार के किस मॉडल में सभी लोग समान रूप से संदेश को एनकोडिंग व डिकोडिंग में सम्मिलित रहते हैं? तो वह कौन सा मॉडल है जिसमें सभी लोग समान रूप से एक प्रकार से एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों में सम्मिलित रहते हैं? वह होता है ट्रांसैक्शनल मॉडल। 24वां प्रश्न है संचार का कौन सा मॉडल पदानुक्रम में समान स्तर के लोगों में पाया जाता है? कौन सा ऐसा पदानुक्रम है जो समान स्तर में कौन से मॉडल में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मॉडल में। 25वां प्रश्न है इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा सत्य असत्य है इसको हमें देखना है। तो हम पहले कथन को पढ़ लेते हैं। कथन है मेटा संचार में बोले गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। ये हो गया हमारा पहला कथन। दूसरा कथन है अशाब्दिक संकेत प्रायः गुप्त संदेश तथा सामवेगिक संदर्भ प्रदान करते हैं जो कि बोले गए शब्दों के प्रभावी अर्थ को संपूर्ण ढंग से परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। पर हमारा 25वां नंबर प्रश्न है, इसमें हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं ए व आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए व आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं लेकिन जो आर है दूसरा हमारा कथन है वह पहले की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है अशाब्दिक संकेतों में शामिल है। अशाब्दिक संकेतों में क्या शामिल है? उपरोक्त सभी कौन कौन से? शारीरिक भाषा, आनन अभिव्यक्ति और हाव भाव तीनों जो है अशाब्दिक संकेतों में शामिल हैं। 27वां प्रश्न है केंद्रीय सरकार की कौन सी एजेंसी सरकार पॉलिसी
तथा पॉलिसी यहाँ पर होगा, देखिए मिसप्रिंट हो गया है पेपर में भी। केंद्रीय सरकार की कौन सी एजेंसी सरकार पॉलिसी तथा प्रोजेक्ट के बारे में भारत में मीडिया में प्रसार करती है? तो वह कौन सी है जो प्रसार करती है? वह है PIB। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक नेटवर्क नहीं है? सामाजिक नेटवर्क कौन सा नहीं है? चैटबॉट जो है वह सामाजिक नेटवर्क एक प्रकार से नहीं है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुनने को कौशल को प्रभावित नहीं बनाता है? कौन सा चीज़ है जो सुनने के कौशल को प्रभावी नहीं बनाता है? तो किसी भी चीज़ को अनदेखा हम कर देंगे तो हमारे कौशल में वह एक प्रकार से कमी ला देगा। अगला प्रश्न 30वां है, निम्नलिखित में से क्या सहकर्मियों के बीच आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण है? जो सहकर्मी हैं उनके आपसी समझ के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो प्रभावी रूप से सुनना जो है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। 31वां प्रश्न है, एक भाषण को क्या चीज़ है जो बढ़ावा देना चाहिए एक भाषण में एक प्रकार से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य को बढ़ावा देना चाहिए। 32वां प्रश्न है, एक जो एक प्रकार से इसका ऑप्शन है इसमें हो जाएगा, एक विश्वासी वक्ता श्रोता की आंखों में देखता है। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उद्दंडता को प्रदर्शित करता है? क्या होता है? जुड़े हुए अंगुलियों के सिरे जो हैं वह उद्दंडता को एक प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, एक केंद्रित अंगुली जो है वह किसका भाव हो सकती है? एक केंद्रित अंगुली जो है वह आरोपण का भाव हो सकती है। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक अच्छे वक्ता की वाणी की टोन किस प्रकार की होनी चाहिए? तो वह धीमी होनी चाहिए। कोई भी वक्ता हो वह तेज तेज चिल्ला के न बोले, तब वह एक प्रभावी वक्ता कहलाता है। 36वां प्रश्न है, एक आत्मविश्वासी वक्ता को अपना भाषण जो है वह श्रोता को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए कि किस प्रकार की श्रोता है हमारे श्रोता में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं या नवयुवक हैं, किस प्रकार की श्रोता है उसके प्रकार से हमें अपने भाषण को, अपने स्पीच को तैयार करना चाहिए। 37वां प्रश्न है, अशाब्दिक संचार जो है वह अर्धचेतन है। अगला प्रश्न देखे हैं 38 नंबर, निम्नलिखित में से पैराभाषा संचार के तत्वों का समूह कौन सा है? कौन सा है? आवाज़, अवधारणा व प्रभाव जो है वह पैराभाषा संचार के तत्वों का एक प्रकार से समूह है। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के अतिरिक्त एक संकेत तंत्र है? कौन सा है? इसमें ऑप्शंस आपके लिखना और आंकिक विधि दी गई है, तो इसमें भाषा के अतिरिक्त एक संकेत तंत्र कौन सा हो जाता है? इसमें 1 व 2 दोनों जो है भाषा के अतिरिक्त एक जो है अतिरिक्त संकेत हैं। 40वां प्रश्न है, अशाब्दिक संचार अधिकतर जो है वह असंरचित होता है। 41वां प्रश्न, शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्रा तथा अन्य अभिव्यक्ति के अध्ययन को किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर काइनेसिक्स के नाम से जाना जाता है। 42वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संकेत का विशिष्ट उदाहरण है जिसमें पिच, रेट, आवाज़ एवं रुकने का उपयोग शामिल होता है? तो यह किसका है? पैराभाषा में ऐसा होता है। 43वां प्रश्न है, अशाब्दिक संचार प्रयोग करता है। अशाब्दिक संचार जो है वह प्रयोग करता है अर्थ प्रदान करने के लिए व्यवहार का, सांवेगिक अर्थ का, अस्पष्ट नियमों का, तंत्र का, शाब्दिक चालाकी का, सारांश में अस्पष्टता का। तो 43वां जो है इसमें हम ऑप्शन देखेंगे क्या क्या दिया गया है कि इसमें सही उत्तर कौन कौन से हैं 43वें प्रश्न का। तो वह 1, 2 और 5 जो है वह सही उत्तर है। अर्थ प्रदान करने के लिए व्यवहार का, सांवेगिक अर्थ का और सारांश में स्पष्टता लाने के लिए अशाब्दिक संचार प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 44वां, बिना संवादों के चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? बिना संवादों के चित्र किस प्रकार के उदाहरण हैं? अशाब्दिक संचार के उदाहरण हैं। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है? अशाब्दिक संचार का लिखित मेमो जो है वह नहीं है। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है? शाब्दिक संचार का उदाहरण जो है वह लिखना नहीं है। लिखना कैसे शाब्दिक हो सकता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य संचार को समय किस प्रकार प्रभावित करता है से है? तो 47वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा क्रोनेमिक्स जो है वह एक प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, प्रॉक्सिमिक्स का तात्पर्य है कि लोग स्थान को किस प्रकार उपयोग एवं विश्लेषित करते हैं।
अगला प्रश्न 49 नंबर है, हैप्टिक्स का तात्पर्य, 49 नंबर का हैप्टिक्स का तात्पर्य स्पर्श से संचार हो जाता है। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, सूचना संचार के सभी पहलुओं को निर्देशित करने वाले नियमों का समूह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न हम देखेंगे 51 नंबर प्रश्न है, अमन अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो फाइल जोड़ता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो जिसे कम समय में बहुत सारे लोगों ने देखा है उसे क्या कहते हैं? इसे तो आप जानते ही होंगे, अचानक से कोई वीडियो वायरल हो जाती है तभी उसे बहुत लोग एक साथ देख लेते हैं, तो यह आंसर हो जाएगा आपका वायरल। अगला प्रश्न 52 नंबर है, किसी विमर्श समूह में पोस्ट करने से पहले क्या करना चाहिए? किसी भी विमर्श समूह में हमें पोस्ट करना है तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है हमारा लास्ट ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी अर्थात अधिकांश पूछे गए प्रश्नों की खोज करना चाहिए, अधिकांश पूछे गए प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, समूह के बारे में जानने के लिए पूर्व में की गई पोस्ट को पढ़ना चाहिए, उसके पश्चात हमें पोस्ट करने चाहिए। निम्नलिखित में से क्या साइबर बुलिंग है? साइबर बुलिंग क्या होती है? वह फ्लेम मेल भी साइबर बुलिंग होती है। फ्लेम मेल भी साइबर बुलिंग, एक विमर्श पटल पर मतलब भी टिप्पणी भेजना भी साइबर बुलिंग है, और हेट मेल जो है वह भी साइबर बुलिंग के अंतर्गत आ जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 54 नंबर, यदि आपको किसी अनजान से कोई संदेश या मेल प्राप्त होता है तो आपको क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? जैसे किसी भी अनजान लोग से हमें मिल जाता है तो जब तक पता हमें न लग जाए वह कौन है, इनबॉक्स में पड़ा रहना दीजिए, उस मैसेज को पढ़े रहने दीजिए, उसका कोई जवाब आप न दीजिए जब तक वह पता न लग जाए कि कौन है। चैट संक्षेप BRB का तात्पर्य है, चैट संक्षेप BRB का तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है बी राइट बैक। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न, नेटिकेट का स्वर्ण नियम क्या है? नेटिकेट का स्वर्ण नियम मानव को याद रखे हैं। अगला प्रश्न 57 नंबर है, एक सामूहिक विमर्श में कौन से गुण महत्वपूर्ण है? सामूहिक विमर्श में सामूहिक स्थिरता जो है वह एक महत्वपूर्ण गुण है। एक सामूहिक विमर्श में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यक्ति को ज्ञान द्वारा संचार करना चाहिए। अगला प्रश्न है 59 नंबर, एक विमर्श को रोकने का सबसे खराब समय कौन सा है? एक विमर्श को रोकने का सबसे खराब समय वह है जब 2 या 3 लोग एक साथ बात कर रहे हो तो उसे रोकना सबसे खराब समय है। 60 नंबर प्रश्न है, एक सामूहिक विमर्श में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? सामूहिक विमर्श हो रहा हो तो उसमें तेज बोलने से बचना चाहिए। 61 नंबर प्रश्न है, एक सामूहिक विमर्श में हमें क्या होना चाहिए? 61 नंबर प्रश्न, एक सामूहिक विमर्श में हमें जो है वह स्वीकारात्मक होना चाहिए। जब हमारी गलती हो तो उसे हम स्वीकार कर लें, और कोई चीज़ हमसे पूछा जाए तो हमें आए ना आए तो हम उसे पूछ लें। अगला प्रश्न है, जब सभी प्रतिभागियों पर एक निश्चित प्रश्नों की सूची समान क्रम में प्रशासित की जाती है तो यह संरचित साक्षात्कार कहलाता है। 63 नंबर प्रश्न है, प्रतिवादी से किसी दिए गए मुद्दे पर गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका संचालन करना चाहिए? तो हमें केंद्रित साक्षात्कार का संचालन करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, ग्राहक साक्षात्कार के साथ निम्न में से क्या समस्याएं हो सकती हैं? तो 64 नंबर हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? असंयोगिक प्रतिदर्श हो सकता है, समस्या पहचान हो सकती है, प्रत्युत्तर पक्षपात ये जो है समस्या नहीं हो सकती। दिए गए विकल्पों में से सबके उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 जो है वह समस्याएं हो सकती हैं, असंयोगिक प्रतिदर्श और समस्या की पहचान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मनिष्ठ विधि एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए बेहतर है? सब उसे मुक्त होकर अभिव्यक्ति की अनुमति दी जाए। तो 65वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रेक्षण। अगला प्रश्न हमारा 66 नंबर प्रश्न है, साक्षात्कार प्रदत्त निम्न कारकों में त्रुटि आ सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें हमें पढ़ना है और हमें त्रुटि जो है कौन सी आ सकती है उसे देखना है। तो इसमें कौन कौन सी त्रुटि आ सकती है? उत्तरों को शुद्धता से रिकॉर्ड करने में फेल हो सकते हैं, सही बात, और साथ ही साथ प्रतिवादी के प्रति उत्तरों को प्रभावित करने से में त्रुटि आ सकती है, और साक्षात्कार देने वाला बुद्धिमान है
तो ये तो कोई त्रुटि नहीं है, ये आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा। पहला दूसरा हो गया। चौथा है उपयुक्त साक्षात्कार वातावरण स्थापित करने में फेल हो सकते हैं। तो पहला दूसरा और चौथा ये जिसमें आपका ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा, अर्थात आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर, साक्षात्कार के किसके साथ वार्तालाप हैं। साक्षात्कार के किसके साथ वार्तालाप होते हैं, उद्देश्य के साथ वार्तालाप होता है। 68 नंबर प्रश्न है, एक जॉब प्रत्याशी के रोजगार क्षमता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया किस प्रकार के साक्षात्कार में शामिल होती है। तो वह स्क्रीनिंग साक्षात्कार में शामिल होती है। अगला प्रश्न है 69 नंबर, साक्षात्कार के लिए सफल युक्तियां क्या हैं। साक्षात्कार को सफल युक्ति क्या है, एक प्रकार से उसे सफल करने के लिए क्या युक्तियां करनी चाहिए। तो हमें जो है व्यक्तिगत सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिए, अच्छा आँखों का संपर्क बनाए रखना चाहिए और मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट विचार रखना चाहिए, अर्थात हमें उपरोक्त सभी युक्तियां हमें सफल बनाती हैं। 70 नंबर प्रश्न है, समूह साक्षात्कार में साक्षात्कारता प्रत्येक प्रत्याशी के व्यवहार का निर्णय जो है किसके अनुरूप कर सकता है। तो वह किसके अनुरूप कर सकता है, प्रस्तुतिकरण के अनुरूप कर सकता है। 71 नंबर प्रश्न है, साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है। तो साक्षात्कार जो है वह 5 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध संरचित साक्षात्कार का प्रकार है। अर्ध संरचित का प्रकार हमारा हो जाता है केस स्टडी साक्षात्कार। अगला प्रश्न है 73 नंबर, इंटरव्यू शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। इंटरव्यू शब्द जो है वह फ्रेंच भाषा से उसकी भी उत्पत्ति हुई है। 74 नंबर प्रश्न है, साक्षात्कार कौशल के प्रकार क्या हैं। साक्षात्कार कौशल के प्रकार फेस टू फेस, व्यवहारवादी, टेलीफोनिक, तीनों जो हैं वह साक्षात्कार कौशल के प्रकार हैं। 75 नंबर प्रश्न है हमारा, 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी साक्षात्कार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक अच्छी सलाह नहीं है। इसमें से कौन सी अच्छी सलाह नहीं है, हमारा कौन सा प्रश्न है, यह 75 नंबर प्रश्न है। इसमें हम देखेंगे कौन सा जो है सलाह नहीं है, वह अस्पष्ट रहें तथा विशिष्ट सूचना देने से बचें, यह अच्छी सलाह नहीं है। ईमानदार एवं प्रामाणिक रहें, यह अच्छी सलाह है। तैयार रहें तथा अपने उत्तरों का अभ्यास करें, यह भी अच्छी सलाह है। विशिष्ट रहें तथा अपने समर्थन में उदाहरण प्रस्तुत करें, यह भी अच्छी सलाह है। अगला प्रश्न 76 नंबर है, एक जॉब साक्षात्कार में आपको अपनी शारीरिक भाषा से क्या करने से बचना चाहिए। तो हमें जो है अपने हाथों या पैरों को क्रॉस करने से बचना चाहिए, उचित आँखों का संपर्क बनाए रखना चाहिए, उससे बचना चाहिए और ईमानदार रहें, इनसे बचना चाहिए। तो हमें एक प्रकार से जो है वह इन तीनों से का भाषा से, शारीरिक भाषा से बचना चाहिए। अगला प्रश्न 77 नंबर है, एक सक्रिय श्रोता बनने के लिए कुछ सलाहें क्या हैं। एक सक्रिय श्रोता बनने के लिए वक्ता जो बोल रहा है उस पर ध्यान दें, यह अच्छी सलाह है। 78 नंबर प्रश्न है, सक्रिय सुनने के समय किन सामान्य गलतियों से बचना चाहिए। तो हमें जो है वह किन चीज़ों से बचना चाहिए, इसके विषय में हम देखेंगे। पहला ऑप्शन हमारा वक्ता को बाधित करने से बचना चाहिए, सही बात है। वक्ता को जज करना, इससे भी हमें बचना चाहिए। वक्ता से आंखों का संपर्क, इससे हमें नहीं बचना चाहिए। स्पष्टीकरण प्रश्न पूछना, यह भी अच्छी बात है। तो पहला और दूसरा जिसमें होगा वह हमारा आंसर सही हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर, कठिन परिस्थितियों में सक्रिय सुनने के लिए कुछ सलाहें कौन सी है। कठिन परिस्थितियों में अगर बात की जाए तो हमें शांत और जुड़े रहें, आदान प्रदान करें और तदानुभूति प्रदान करें, मतलब रिस्पेक्ट दें, स्पष्टीकरण प्रश्न पूछें। इन सभी चीज़ें जो सलाह हैं वह कठिन परिस्थितियों में सक्रिय सुनने के लिए मानी जाती हैं। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संचार की सबसे सामान्य बाधा है। सबसे सामान्य बाधा जो है वह शोर है। 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में बाधा का एक प्रकार नहीं है। संचार में बाधा का प्रकार जो है संज्ञानात्मक बाधाएं नहीं है। 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आवाज़ की सकारात्मक टोन का एक उदाहरण है। सकारात्मक आवाज़ की टोन का उदाहरण उत्साही और आमंत्रित रहना है। 83 नंबर प्रश्न है, संचार के तत्व क्या हैं। संचार के तत्व एक प्रकार से प्रेषक, ग्राहक और संदेश तत्व हैं। 84 नंबर प्रश्न है, मुखर, सीधे मुद्दे पर तथा स्वीकारात्मकता किस संचार शैली के गुण हैं। तो यह किस संचार शैली के, प्रत्यक्ष संचार शैली के गुण हैं। 85 नंबर प्रश्न है, जब अपनी टीम को प्रेरित करना हो
तब उस परिस्थिति में सबसे उपयुक्त संचार शैली कौन सी है? उसमें सबसे अच्छी संचार शैली कौन सी है? उत्साही संचार शैली है। 86 नंबर प्रश्न है, एक सफल शिक्षक द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली संचार शैली कौन सी है? सफल शिक्षक द्वारा प्रत्यक्ष संचार शैली सबसे ज़्यादा सफल है। अगला प्रश्न है, कौन सी संचार शैली प्रतिपुष्टि देते समय सबसे अधिक प्रभावी है? प्रतिपुष्टि देते समय कौन सी संचार शैली सबसे ज़्यादा प्रभावित है? वह है प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न 88 नंबर है, तार्किक होना, संगठित तथा विश्लेषणात्मक किस संचार शैली की विशेषताएं हैं? तो यह है विचारशील संचार शैली की विशेषता। 89 नंबर प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो वह मातृभाषा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 90 नंबर प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व मापन हेतु सबसे आत्मनिष्ठ जो है वह विधि कौन सी है? सबसे आत्मनिष्ठ व्यक्तित्व मापन के लिए किसी भी बालक का कौन सी विधि है? वह प्रश्नावली विधि। 91 नंबर प्रश्न है, कथानक बोध परीक्षण TAT व्यक्तित्व मापन एक कौन सी तकनीक है? यह कौन सी तकनीक है? प्रक्षेपी तकनीक। 92 नंबर प्रश्न है, 16 व्यक्तित्व कारक परीक्षण किस पर आधारित हैं? किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो वह कैटल के सिद्धांत पर आधारित हैं। 93 नंबर प्रश्न है, क्रेसमर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है? क्रेसमर ने कुल मिलाकर 4 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारा 94 नंबर प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था नहीं है? मनोलैंगिक सक्रिय अवस्था जो है वह नहीं है। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व के शील गुण हैं? इसमें हमें देखना है कौन कौन से शील गुण हैं। पहला है, प्रत्येक व्यक्तित्व अनोखा होता है, प्रत्येक व्यक्ति का, ये सही बात है। व्यक्तित्व एक संयुक्त पूर्ण के रूप में कार्य करता है, यह भी सही बात है। तीसरा है, व्यक्तित्व स्थिर और गयात्मक नहीं, ये गलत है। तो पहला दूसरा जिसमें होगा वह सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 95 का हमारा सही हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 96 देखेंगे, गलत कथन चुनिए। व्यक्तित्व अनोखा एवं विशिष्ट है, सही बात। व्यक्तित्व आनुवांशिकता का वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, यह भी सही बात। तीसरा है, व्यक्तित्व में मनोदैहिक तंत्र होता है, यह भी सही बात। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति का रूप है, यह एक प्रकार से गलत हो जाता है। अगला है 97 नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व का वह चर जिसके द्वारा व्यक्ति सामान्य अपने बारे में अनुभव करता है वह क्या होता है? वह होता है आत्म सम्मान। 98 नंबर प्रश्न है, कथन व्यक्तित्व सीखी गई अनुक्रियाओं के समूह के अलावा कुछ नहीं है, व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण को सबसे बेहतर वर्णित करता है? वह व्यवहारवादी दृष्टिकोण को वर्णित करता है। 99 प्रश्न है, व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों में जो है वह कौन शामिल है? व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों में क्या शामिल है? शारीरिक गठन जो है वह शामिल है। हमारा अंतिम प्रश्न है, इदम अहम परा अहम बनाते हैं। इदम अहम और परा अहम जो है वह मन का गत्यात्मक पक्ष को बनाते हैं। इस प्रकार हमने सभी 100 प्रश्नों को अच्छे से देख लिया। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट्स के जिसके भी आपको मॉडल पेपर चाहिए कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे आपके उस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको प्राप्त करवाया जा सके। अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।